हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रिंस अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पवन बुक से सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों यह क्लास आपका है समावेशी शिक्षा का, और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आज हम लोग यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह क्लास आपके लिए रामबाण की इतना कामगार होगा, और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक पवन बुक से अतिलघुत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं समावेशी शिक्षा का, वो लोग भी देख लें ताकि कोई भी डाउट किसी को ना हो और किसी का भी बैक ना आए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ताकि आपका कभी भी किसी भी विषय में बैक ना आए। तुम चलते हैं देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना है। इसमें आपको जाएगा कि ऐसी शिक्षा जिनमें छात्रों को सार्थक शिक्षा दिया जाए। ओके दोस्तों, सार्थक शिक्षा के साथ साथ अनुकूलतम वातावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपने जीवन में सफल बन सकें। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग एक बात और जान लीजिए कि जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है दोस्तों, उसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। वो लड़की हो लड़का हो दोस्तों, वह किसी भी कास्ट का हो, ठीक है दोस्तों, वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी समुदाय का हो, जो सभी समुदाय के सभी जाति के बच्चे एक कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। आप ये चीज़ दिमाग में नोट कर लीजिएगा, और आप लोग उसको भी लिख सकते हो अगर मान लो आपको ये चीज़ें नहीं याद है तो, ठीक है। आप प्रश्नों को समझते हुए लिखिएगा, ना कि आपको प्रश्न के उत्तर को रट्टा मारना है। आपको समझते हुए चलना है, समझते हुए आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख ध्येय क्या है। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वन करना, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा जो हमारे बालक किसी भी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उन बालकों का पुनर्वंश करना यही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक होते हैं, ठीक है दोस्तों। वह विकलांग हो या फिर सामान्य हो, किसी भी कास्ट के हैं, सभी बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं ताकि बच्चों को अलग अलग फील ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। इस प्रकार की शिक्षा, देखिए यहाँ पे, इस प्रकार की शिक्षा कार्यशील बच्चों, निम्न जाति, देखा हमने आपसे पहले ही कहा था, निम्न जाति के बच्चों आदि पर अपनाई जाती है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ चुका है कि शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं, वे समावेशी बालक शारीरिक रूप से अक्षम दोस्तों हो सकते हैं, मानसिक रूप से हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समावेशी बालक इसी प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर समझकर लिख सकते हो। आप चाहो तो प्रश्नों का रट्टा मारकर भी याद कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हम कभी भी आपसे रट्टा मारने के लिए नहीं कहेंगे, आपको प्रश्नों को समझना होगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पहले आप समझ लीजिए कि विशिष्ट बालक आपके कौन से होते हैं, ठीक है। अभी आप प्रश्न के उत्तर को मत देखिए, पहले आप सुन लीजिए विशिष्ट बालक आपके कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर से विशिष्ट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं नीचे से। अगर मान लो कोई किसी भी बालक का दिमाग बहुत तेज है, ओके दोस्तों, उसका आईक्यू बहुत तेज है, तो वह विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। अगर मान लो कोई बालक पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर है, वह भी विशिष्ट में आएगा, लेकिन सामान्य बालक कभी भी विशिष्ट में नहीं आएंगे। और शारीरिक रूप से अगर कोई बालक विकलांग है वह भी आपका विशिष्ट में आएगा। अगर कोई हष्ट पुष्ट है वह भी आपका विशिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका लिखा गया है कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास
सामान्य बच्चों की तुलना अलग हो। देखिए दोस्तों, ठीक है, सामान्य बच्चों की तुलना अलग हो, ऊपर से या नीचे से, वे आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। अपवंची बालक के कितने प्रकार होते हैं? अपवंची बालक के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं। अपवंचित बालक के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से। आपको इसको तो याद करना ही होगा, कुछ चीज़ें को आपको याद करना होगा, रट के समझ के कैसे भी आपको याद करना होगा दोस्तों। फिलहाल तो आसान है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। पिछड़े बालक से आपका क्या अभिप्राय है? वे छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं, सामान्य बच्चों के पीछे रहते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। दोस्तों, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको जब टीचर एक बार समझाता है तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब 2 से 3 बार समझाते हैं तब वे समझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वे सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं और सामान्य बच्चे एक बार में सीख जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका है कि पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। पिछड़ेपन के यहाँ पे आपके 2 प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है, कौन कौन से हैं? वैश्विक प्रकार और सामूहिक प्रकार। 2 प्रकार के यहाँ पे आपके हो जाएंगे, इसको आपको नोट करना होगा। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जब यहाँ सामान्य बच्चों की बात की जाएगी, इसमें आपका हो जाएगा 90 से 110 IQ होता है, वे आपके सामान्य बच्चों के अंतर्गत आएंगे। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये आपके हो जाएंगे 140 से अधिक है दोस्तों। कितने होंगे आपके हो जाएंगे 140 से अधिक IQ के बालक आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पिछड़े बालक की एक विशेषता बताइए। सीखने की गति उनकी धीमी होती है, वे आपके पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। अपवंचन क्या होता है? अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, ठीक है दोस्तों। दृष्टि बाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? दृष्टि बाधित बालकों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो जाएगा आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, ओके दोस्तों, आंशिक दृष्टि से। उसके बाद आपका जाएगा पूर्ण रूप से, ठीक है दोस्तों। जो आपके दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं, एक होता है आपका आंशिक रूप से, दूसरा आपका होता है पूर्ण रूप से, ओके दोस्तों। चलिए, आंशिक दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं? यहाँ देखिए आप लोग, वह बालक जो कि बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ते हैं, वे आपके आंशिक दृष्टि बाधित बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पे आंशिक दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? इनकी क्षमता हो जाएगी 20 से 70, ओके दोस्तों, 20 से 70 तक इनकी क्षमता होती है, जिसको आप नंबर बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। आँखों का नंबर या फिर चश्मे का नंबर, ये आप इसको बोल सकते हो। 20 से 70 तक उत्तम लेंस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गंभीर दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? दोस्तों, इसमें आपका जाएगा 2/20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि दृष्टि बाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से बढ़ाया जाता है? ब्रेन लिपि। दोस्तों, ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया था? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, मेन कमेंट बॉक्स में आपको देना है। इसका जवाब आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है क्लास ख़त्म होने के बाद। ब्रेन लिपि के आविष्कार कौन थे, किसने किया था? नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, आपके 2 कारण हो सकते हैं। पहला आपका वंशानुक्रम और दूसरा आपका जाएगा वातावरण। श्रवण विकलांगता क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसे श्रवण विकलांगता के अंतर्गत आएगा। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, इनके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? इनके 5 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका डेसिबल से भी क्वेश्चंस आ जाएगा। सामान्य,
श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है? इसमें आपका जाएगा 31 से 51 dB, ठीक है। 31 से 51 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधिता स्तर क्या है? तो इन बालकों में 70 से 89 डेसिबल तक की श्रवण बाधित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण के आधार पर क्या होता है? दोस्तों इसमें हम लोग डेसिबल अंक से नापते हैं, ठीक है। डेसिबल अंक से हम लोग नापते हैं। पूर्ण श्रवण बाधित बालकों में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधित होता है? इसमें आपका हो जाएगा 90 डेसिबल। कितना होगा? 90 डेसिबल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों वाक दोष देखिए, आवाज़ की समस्या, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका दोस्तों देखिए ऊंची आवाज़ में बोलना, यह आपका कोई भी वाक दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। ओके दोस्तों, ऊंची आवाज़ में बोलना आपका वाक दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा प्रक्रियात्मक तथा उच्चारात्मक दोष, उसके बाद हकलाना देर से बोलने वाला, ठीक है। ये आपके वाक दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे होती है? दोस्तों अगर मान लो हमको पहचान करना है कि कोई भी बालक विशिष्ट कैसे है, तो हम सब उसको व्यवहार रूप से, मानसिक रूप से, शिक्षण के आधार पर, दोस्तों इसके बाद आपका शैक्षिक परिणामों के आधार पर हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं? अब यहाँ प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। इसमें आपका हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है दोस्तों, वार्ता परीक्षण द्वारा और वृद्धि परीक्षण द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? उनको दोस्तों हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। किसको? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से होंगे? शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, इन 4 वर्गों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं? निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों की बातचीत से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानसमंद बालक कौन से होते हैं? वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है मानसमंद बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? IQ कितनी होती है? इनका हो जाएगा 70 से कम, ठीक है। 70 से कम होता है मंद बुद्धि बालकों की IQ। बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? यहाँ देखिए मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है वही हमारा बुद्धि लब्धि कहलाता है। अब दोस्तों बुद्धि लब्धि का खोज किसने किया था आप मुझे बताओगे, और इसका यहाँ पे आपको सूत्र भी दिख जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपके बुद्धि लब्धि के सूत्र हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं? वह बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम है वे आपके शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आएंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला आपका होगा सामान्य पिछड़ापन और दूसरा आपका होगा विशिष्ट पिछड़ापन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मंदबुद्धि बालक का लक्षण बताइए। मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है, इसलिए इसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति बहुत कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मंदबुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मंदबुद्धि बालक आपके 2 प्रकार के होते हैं।
ओके दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। मानसिक पिछड़ेपन के आधार मानसिक पिछड़ेपन के आधार क्या हैं? इसमें आपका जाएगा शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक। ठीक है, शैक्षिक, सामाजिक और व्यवहारिक आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बुद्धि, लब्धि एवं सामाजिक सार्थक को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है? बुद्धि प्रशिक्षण, सामाजिक सामाजिकीय तकनीकी, अनुकूलित व्यवहार का मापन, व्यवहार निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि और संचय अभिलेख। ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे। अभि अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव का मात्रक होता है। वृत्तीय ब्रेन कोड का क्या तात्पर्य है? वृद्धि बाधित, दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेन के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे गणितीय ब्रेन कोड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वास्तविक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से होते हैं? दोस्तों, बुद्धि परीक्षण आपके 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक होते हैं और क्रियात्मक होते हैं। ब्रेन लिपि क्या होती है? मैं यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों, ब्रेन लिपि में बस केवल 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है और दोस्तों 6 बिंदु से आपके सारे अक्षर बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ से लेकर ज्ञ तक आपके 6 बिंदु से सारे अक्षर बन जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है कि ब्रेन लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निर्देशन क्या है? निर्देशन दोस्तों क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वह आपका निर्देशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है परामर्श से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, परामर्श हम किसी को दे सकते हैं। परामर्श 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। परामर्श कभी भी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता है। जब आप किसी समस्याओं में पड़ोगे तो आप हमारे पास आओगे, आप हमसे परामर्श लोगे तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। दोस्तों, परामर्श को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो या फिर आप जो यहाँ पर लिखा गया है आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, परामर्श को समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसके परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित एवं स्व उत्तरदायित बन सके। अगर मान लो कोई व्यक्ति परेशान है, अगर आपसे परामर्श ले रहा है तो उसे इस प्रकार परामर्श दो ताकि उसकी परेशानियां दूर हो सकें और वह सार्थक हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परामर्शदाता कौन होता है? परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो कि छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार करे। छात्रों को आप ले सकते हो या किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। परामर्श के रूप बताइए। दोस्तों, जब आप किसी संकट में फंसोगे तभी आप हमसे परामर्श लोगे। जब दोस्तों आपको किसी चीज़ का उपचार चाहिए तभी आप हमसे परामर्श लोगे। जब आपको किसी भी चीज़ का निवारण चाहिए तभी आप हमसे परामर्श लोगे। दोस्तों, एक आपका होता है प्रश्नात्मक परामर्श। ठीक है, तो आपके 4 प्रकार के परामर्श के रूप हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परामर्श की कौन कौन सी विधियाँ हैं? परामर्श की कौन कौन सी विधियाँ यहाँ पे आपको बताना है। तो परामर्श की आपकी 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ आपकी परामर्श की हो जाएंगी। मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना, दिखाना, समझाना, वही आपका मार्गदर्शन कहलाता है। परामर्श से सहयोग करने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए।
मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। एक आपका है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आप बोलते हो डाइट। ओके दोस्तों, आप डाइट बोलते हो। और एक आपका इलाहाबाद में है मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? आप जाएंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी। उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है? इलाहाबाद की, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था आपका 1947 में। ठीक है, मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कौन होता है? पदेन निर्देशक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? श्री आचार्य नरेंद्र देव जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य क्या होता है? बाल तथा शैक्षिक निर्देशन करना। उत्तर प्रदेश में कितने मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित हैं? आपके जाएंगे 10। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायड की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा की गई थी 1986 में। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निरीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? निरीक्षण का तात्पर्य है परीक्षा लेने व परीक्षा का तात्पर्य है सरलतापूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, निरीक्षण आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, संशोधनात्मक, विरोधात्मक और रचनात्मक। ठीक है, ये आपकी 3 प्रकार के होते हैं। निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? विद्यालय में जाना, विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना और प्रदर्शन पाठों का आयोजन। ये आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कुछ गैर सरकारी संगठनों का नाम बताइए। जैसे कि आपका हो गया CBSE, NCERT, ICRT। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर देकर, ओके दोस्तों, समान बच्चों के साथ शिक्षा देकर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण अवधि में समावेशन शिक्षा पर आधारित परीक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं पर परिचित हो सकें। वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? शारीरिक, मानसिक, दोस्तों अयोग्यता, भावात्मक, व्यवहारिक, ठीक है दोस्तों, बौद्धिक, हर प्रकार के बच्चे आपके सामाजिक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको समावेशी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आप एक भावी अध्यापक बने तो आप बच्चों के हाव भाव को, बच्चों के कमजोरियों को जान सकें और उनको आप लोग दूर भी कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक विभिन्नताएं होती हैं? इसमें आपका जाएगा धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सामान्य बच्चों की 2 विशेषताएं बताइए। बुद्धि सामान्य होती हैं, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? जो अपने कार्य में अपने समान साथियों के पीछे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सामान्य कार्य में अपने साथियों से पीछे होते हैं वे पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि बच्चों की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र आपका क्या है?
वास्तविक आयु बराबर मानसिक आयु अपान बुद्धि लब्धि गुणे 100 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों को बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। अब दोस्तों हम कितनी बार आप बताएं, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। वाक दोष का अर्थ क्या है दोस्तों? जब बालक अपने भावों विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता है तो इसमें आपका वाक दोष के अंतर्गत आ जाएगा। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण बताइए। दोस्तों हाथ देखिए, अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी, ठीक है दोस्तों, यानी हड्डी का टूटना फूटना मुड़ना। ओके दोस्तों, जो जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य होते हैं, अगर कोई भी बालक अपने शरीर से वह दैनिक कार्यों को करने में असफल होता है तो वही हमारी अस्थि बाधित की पहचान बन जाती है। आपको इतना लिखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो इसमें आपको जाएगा बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परामर्श से क्या उद्देश्य है दोस्तों? परामर्श पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। जो देखिए दोस्तों, अगर मान लो जो क्वेश्चंस आपका 15 में आया है, ठीक है, वह आपका 16 में आया है, 17 में आया है, तो वही क्वेश्चंस इसमें आपको रिपीट टू रिपीट देखने को मिल जाएंगे। हम उस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट कर सको। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि डीजीपी का पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों डीजीपी का पूरा नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके दोस्तों, अब डीजीपी का पूरा नाम आपसे कहा गया है तो इसमें आपको जाएगा डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है? विद्यालय की गतिविधि का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोफेसर H.I. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की थी। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों मूर्ख श्रेणी में रखा जाता है। वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं? इस पर भी हम बात कर चुके हैं आगे। ओके दोस्तों, और इन सब पर बात हो चुका है। बुद्धि लब्धि परीक्षण भी बात हो चुका है दोस्तों। परामर्श की 2 विधियाँ, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक, ये भी इस पर भी बात हो चुका है दोस्तों। जो क्वेश्चंस आपके रिपीट मिलते हैं, हम उन क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, ठीक है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है दोस्तों। वही चीज़ बार बार घुमा कर लिखा गया है, वही चीज़ यहाँ पे बार बार आपको देखने को मिल जाएगा। निर्देशन का दोस्तों अर्थ क्या है, इस पर भी बात कर चुके हैं। वंचन का क्या अर्थ है? वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, ठीक है। ये आपके वंचन के अंतर्गत आ जाएंगे। समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? देखिए यहाँ पे आपको आएगा अनुवांशिक कारण और शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण और सामाजिक कारण। ओके दोस्तों, ये आपके 4 प्रकार के हो जाएंगे। आपको इसको नोट करना होगा, इसको आपको याद भी करना होगा, ठीक है। चलिए, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें, ठीक है, तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे
मूल्यों को सिखाना, ये आपके सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि छात्रों का निर्देशन प्राप्त करने वाली दो विधियों के नाम बताइए। तो दोस्तों दो विधि के नाम पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको 5 कहा गया है, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे 2 पूछे तो आपको 2 ही लिखना है। लेकिन दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है। क्यों दोस्तों, आप लोग क्यों शेयर करते हो? ठीक है, आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, तो इस पर भी बात हो चुकी है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इस पर भी बात हो चुकी है। ओके दोस्तों, अपवंची बालक से क्या अभिप्राय है, इस पर भी बात हो चुकी है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 120 से अधिक होती है। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार होती है, तो दोस्तों आपको पता ही है कि ब्रेन लिप के द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है, ब्रेन लिप में 6 उभरे उभरे बिंदु होती हैं, उन्हीं को हम लोग लिखने पढ़ने के काम में लेते हैं। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? ओके दोस्तों, अब बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, आप जरा यहाँ देखिए। बुद्धि लब्धि यह बताता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ओके दोस्तों, अगर हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं समझाते हैं, बुद्धि लब्धि से हम ये जान पाएंगे कि आखिर बच्चे की मानसिक विकास कैसी हो रही है। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, आप इसको खुद लिख सकते हो, वही चीज़ बार बार रिपीट किया गया है। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख करिए। ये परीक्षण आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया था 2 प्रकार से, आपको 2 लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3 होता है। शाब्दिक, अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक और शाब्दिक अशाब्दिक आपके 3 प्रकार के होते हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण आपके जाएंगे, निम्न सामान्य बुद्धि और परिवार का वातावरण, ये आपके 2 हो जाएंगे। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? दोस्तों समस्यात्मक बालक वही होते हैं जो क्लास में समस्या उत्पन्न करते हैं, जो आपके घर में समस्या उत्पन्न करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चों को मारते हैं, हमेशा वो लड़ते रहते हैं, वही हमारे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। आप समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आप दोस्तों एक नहीं आप 10 पेज लिख सकते हो, लेकिन जितना पूछे आपसे केवल उतना लिखना है, केवल आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है। चलिए, बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। दोस्तों बाल अपराध रोकने का सबसे अधिक दोस्तों श्रेय जाएगा आपके घर पे और विद्यालय पे और समाज पे। ओके दोस्तों, अगर आपका घर विद्यालय समाज अच्छा है तो कभी भी बाल अपराध होगा ही नहीं दोस्तों। बाल अपराध का मतलब ये होता है किसी को जान से मार देना। ओके दोस्तों, किसी को मारना, झूठ बोलना, ठीक है दोस्तों, चोरी करना, बड़े होकर ये सब आपके बाल अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। अब यहाँ आपको निर्देशन को स्पष्ट करते हुए इसको आपको परिभाषित करना है। दोस्तों निर्देशन पर हम बात कर चुके हैं आगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, निर्देशन से ही हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न आ चुका है कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे सामान्य शिक्षा होते हैं, आप पहले हम आपको बताते हैं इसके अनुसार, फिर हम बताते हैं आपको अपने अनुसार। देखिए, समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। ओके, शिक्षण नहीं देती है। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा में सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सामान्य शिक्षा के बारे में तो आप जानते ही हो
जिसमें सभी जाति के सभी वर्ग के बालक दोस्तों पढ़ें, ठीक है। जो विशिष्ट हैं, जो विशिष्ट नहीं है, जो सामान्य हैं, जो सामान्य नहीं है, हर प्रकार के बालक पढ़ें। ओके दोस्तों, वह होगा आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है सामान्य शिक्षा, इसमें बस केवल सामान्य बच्चे ही पढ़ेंगे, वह आपका समाज शिक्षा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत कुछ है, भिन्न है। देखिए, सामान्य शिक्षा दोस्तों कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, ठीक है, हर बच्चों से। निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य क्या होंगे दोस्तों, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। परामर्श का अर्थ क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। परामर्श एक प्रकार का राय होता है। अगर मान लो कोई किसी भी समस्या में फंसा है तो उसको राय देना, वह परामर्श के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ निर्देशन एवं परामर्श के दो प्रमुख अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, निर्देशन वह होता है कि भटके हुए व्यक्ति को हम लोग सही राह दिखाते हैं, वह दोस्तों हम सबका हो जाएगा निर्देशन। और जो परामर्श होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या से बाहर निकालना, ठीक है, वह हमारा परामर्श के अंतर्गत आ जाएगा। पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर्यवेक्षण के दो प्रकार दोस्तों कौन कौन से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डाइट के कोई दो विभागों के नाम लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा दो विभाग है, PST और IFIS, ठीक है। ये डाइट के दो विभागों के नाम हो जाएंगे, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए, परामर्श की कोई एक परिभाषा लिखिए। दोस्तों आप परामर्श के ऊपर हजारों पेज भी लिख सकते हो। वाक दोष पर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। बाल अपराध के कोई दो कारण बताइए, ठीक है दोस्तों, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। पारिवारिक और भौतिक सामाजिक, ठीक है दोस्तों, सब आपके जाएंगे। डाइट के कोई दो उद्देश्य लिखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना पहला हो जाएगा। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव यहाँ पे आपको देना है, आप ये भी दोस्तों लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका है अधिगम अक्षमता, ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले बालकों को दो प्रकार लिखिए। सामान्य अधिगम अक्षमता और जटिल अधिगम अक्षमता। सामान्य और जटिल, ये आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, संवेगात्मक, व्यक्तिगत, ठीक है, ये सब आपके जाएंगे। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे करेगा। अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों में नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है। दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान हेतु उनकी चिकित्सा जांच कराकर ही किया जा सकता है, ठीक है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, बार बार यही चीज यहाँ पे आपका आता है। जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, ऊंच नीच। अपवंचन क्या होता है, दोस्तों देखिए, अपवंचन क्या होता है, वंचित होने बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं का न्यूनता है। चलिए, शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है, ये भी आप यहाँ देख लीजिएगा। और मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं दोस्तों, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका है दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे बार बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी खास प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, जो कि कुछ नया मिले आपको। निर्देशन की परिभाषा दोस्तों, निर्देशन को परिभाषित कीजिए, इस पर बात कर चुके हैं। परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं दो संस्थाओं का नाम लिखिए, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो उपकरणों का नाम बताइए, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। परामर्श से आप क्या समझते हैं, ओके दोस्तों। TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सबसे नया क्वेश्चन, ठीक है। शैक्षिक अधिगम सामग्री, TLM। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि परामर्श में सहयोग से
सहयोग के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आपका क्या आशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि विशेष विद्यालय से आपका क्या आशा है। विशेष विद्यालय की बात दोस्तों यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों विशेष बालकों में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो दोस्तों वह आपका विशेष विद्यालय नहीं है। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों और बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 80 से 85 होती है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व दोस्तों कौन कौन से हैं, इस पर भी बात कर चुके हैं। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए, इस पर भी हो चुका है। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए, इस पर भी आपका बात हो चुका है। अवलोकन और प्रेक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण के 2 गुण यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको 8 गुण देखने को मिल जाएंगे। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम यहाँ पर आपको, ठीक है दोस्तों, बताना है। 2 नहीं, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस और देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।